हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, बिहार दरोगा 2213 पोस्ट पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो हम लोगों ने न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया था, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस सेट का कट ऑफ जो है 75 रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको प्रयास करना है केवल 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर अपना दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान देंगे आप। देखिए, सन 1916 ईस्वी में, ये सन आप याद रखेंगे, 1916 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धोंदो केशव कर्वे यानी कि डीके कर्वे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या था, तो श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकेसे महिला विश्वविद्यालय। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकेसे, यहाँ मैं लिख देता हूँ थारके से महिला विश्वविद्यालय। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो थे डीके कर्वे, इन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इनको भारत रत्न से 1958 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि 1872 ईस्वी का ब्राह्मण मैरिज एक्ट, जिसका संबंध अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था, किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्राह्मण मैरिज एक्ट है, इसको सिविल मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह 1872 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है आप ध्यान रखेंगे अकबर के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में हुआ था। और इसका फारसी में अनुवाद बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने रज़्मनामा नाम से किया था। रज़्मनामा नाम से किया था। ठीक है फ्रेंड्स, रज़्मनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक, युद्धों की पुस्तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मुगल सम्राट अकबर ने फैजी के निर्देशन पर अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे, फैजी के ही निरीक्षण में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। निम्नलिखित में से किस शासन ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो राजकीय संरक्षण उर्दू को प्रदान किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा। स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए करीब 100 से अधिक वीडियो को कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बनारस अधिवेशन 1905 में। यह जो अधिवेशन था, यह 21वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, 21वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया। और स्वदेशी का प्रस्ताव पारित कब हुआ, तो ये 1906 के कोलकाता अधिवेशन में पारित हो गया था। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था। तो देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 ईस्वी में हुई थी, लेकिन चौरा चौरी कांड के कारण 1922 में जो है इसे स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। उसके बाद देखिएगा, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो सरकारी इतिहासकार जो थे वो एस.एन. सेन थे। एस.एन. सेन यानी कि सुरेंद्र नाथ सेन थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप देखिए ऑप्शन नंबर सी है, एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन थे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसकी शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को यहाँ लिखा गया है, पवनार में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ किया गया था,
पवनार में, पवनार आश्रम जो था महाराष्ट्र में, वहीं से किया गया था। इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह जो आंदोलन था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, इसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा नौजवान सभा की स्थापना कब की गई थी। मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक और एक शेयर मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। आप लोग ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं, फिर भी मैं अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूं। आपको जो उचित लगे आप लोग कीजिए। देखिए नौजवान सभा की जो स्थापना है ये 1926 ईस्वी में पंजाब में भगत सिंह छबील दास, ठीक है, छबील दास का भी नाम आपने सुना होगा, भगत सिंह छबील दास और यशपाल के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध शुद्धि आंदोलन किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन का हिस्सा था। शुद्धि आंदोलन जो था यह आर्य समाज का हिस्सा था, जिसके तहत पूर्व में हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए लोगों को फिर से पूर्व की तरह हिंदू धर्म में लाने का मुख्य उद्देश्य था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ध्यान रखेंगे 1875 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब लड़ी गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1855-56 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1855-56 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में जो है यह लड़ा गया था। सिद्धू कानू आपको याद भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपने पढ़ा भी होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विद्वान राजा ने अष्ट दिग्गजों को संरक्षण दिया था। तो अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अष्ट प्रधान जो था ये शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था, और अष्ट दिग्गज जो था फ्रेंड्स ये विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेव राय, इन्हीं के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महान विद्वान रहते थे। इन्हीं को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। विजयनगर का जो साम्राज्य था तुलुव वंश का, जिसके शासक कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय के जो शासनकाल था उसको जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। उसके बाद 13 नंबर देखिएगा, चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था। तो फ्रेंड्स ये सर्वप्रथम जो है किसने चलाया था, शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक जो है ये कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को, महादेव गोविंद रानाडे को, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एमजी रानाडे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है ये कहाँ है। तो सबसे पहले आप थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में जान लीजिए। देखिए इसका स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के समीप अडयार में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए अडयार करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सुमेलित है। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा, जरूर कमेंट कर दीजिएगा। देखिए ये जो परियोजना है नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, पोंचमपाद गोदावरी नदी पर, सबरीगिरी परियोजना ये पंपा नदी पर, और रामागुंडम परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर नहीं है। देखिए फ्रेंड्स रामागुंडम परियोजना जो है यह जो है गोदावरी नदी पर है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुमेलित। इसमें से कौन सा सुमेलित है ये पूछा गया है, ठीक है, यहाँ सुमेलित नहीं बना लीजिएगा, प्रश्न में थोड़ा सा एरर हो गया, सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये गोदावरी नदी पर स्थित है। बाकी सभी जो है सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इसमें से सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो सुमेलित है वो सभी के सभी हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है एक तरफ जो है गैस आधारित परियोजना दिया गया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। अंटा जो है ये राजस्थान में है, औरैया जो है ये उत्तर प्रदेश में है, कावास जो है ये गुजरात में है। तो सभी के सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। तो देखिए स्थल रुद्ध देश पूछा गया है, लैंड लॉक्ड कंट्री। सभी के सभी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। अफ्रीकी महाद्वीप का स्थल रुद्ध देश जो है वो बोत्सवाना है, बुरुंडी है, बुर्किना फासो है, मध्य अफ्रीकन गणराज्य है, चाड है, इथोपिया है, लेसेथो है, मलावी है, माली है, नाइजर है, रवांडा है, दक्षिणी सूडान है, स्वाजीलैंड है, युगांडा है, जाम्बिया है और जिम्बाब्वे है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है जिबूती नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जिबूती का नाम आपने कई बार सुना होगा। यहाँ पर 9 सैनिक बेस जो है चाइना ने स्थापित किया हुआ है जिबूती में, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा सबसे लंबा गुजरात का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये इसमें से क्रम हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत की द्वितीय सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? द्वितीय सर्वोच्च, अगर सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की पूछी जाए तो ये अन्नामुडी है। कौन है फ्रेंड्स? अन्नामुडी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। ठीक है। दूसरा सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। डोडा बेटा कहाँ है फ्रेंड्स? ये नीलगिरी पर्वत पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? सागरमाला परियोजना जो है यह बंदरगाहों की बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2017 में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर ये जलमार्ग से संबंधित है। ठीक है। बाकी राजमार्ग जो है ये भारतमाला, सड़क से राजमार्ग से भारतमाला परियोजना आपने सुना होगा। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर भारत की क्या है? तो ये 74.4% है, 0.4% है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में शेषाचलम पहाड़ी जो है जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो शेषाचलम पहाड़ी जयमंडलीय आधारित क्षेत्र जो है ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कुडप्पा जिलों में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कुडप्पा जिलों में। ठीक है, चित्तूर है ये और कुडप्पा जिलों में है, ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में किस क्रम में चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में खनिज संसाधन का भंडार है? तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में किसे रूर प्रदेश कहा जाता है? तो रूर प्रदेश जो है यह किसको कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश करते हैं, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है। ठीक है। इसका विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत की गिनती यहाँ पर देख लीजिए डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, ठीक है, जनांकीय लाभांश वाले देश में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत की एक पहल, स्वयं पहल का नाम क्या है? स्वयं पहल है। इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, स्वयं पहल का जो यहाँ स्वयं लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, माइंड्स, ध्यान रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसका लक्ष्य जो है नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा 2017 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? तो राइट आंसर इसका जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, श्रम की, भूमि की, मानव पूंजी की और भौतिक पूंजी की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड, यहाँ सुधार कीजिएगा, ये कॉलेज नहीं है, कॉजेज होगा। अंग्रेजी में जो हम लोग कॉजेज लिखते हैं ना, कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है एडम स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ इकोनॉमी के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद देखिए, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्फीति के साथ। ठीक है, राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्फीति के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत में जोतों के उपविभाजन एवं अपखंडन के कारण है? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा भूमि पर जनसंख्या का दबाव, संयुक्त परिवार का विघटन और उत्तराधिकारी का नियम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस तर्ज पर हुई थी? तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब हुई थी, किस तर्ज पर नहीं हुई थी, कब हुई थी। तो यहाँ सुधार कर लेंगे आप, कब हुई थी। तो देखिए, शिवरमन सिंह समिति की सिफारिशों पर, किसके? शिवरमन सिंह, यहाँ मैं लिख देता हूँ, शिवरमन सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा 12 जुलाई माफ करेंगे 12 जुलाई 1982 ईस्वी को जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। वर्तमान में नाबार्ड के चेयरपर्सन कौन है? गोविंदा राजालू चिंताला, नाम ध्यान रखेंगे। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है।
उसके बाद यहाँ सुधार करेंगे, मिलान करेंगे, एक तरफ समिति दिया गया और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो सब्जेक्ट्स थे, मैटर थे, वो दिया गया। देखिए रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो रंगराजन समिति का संबंध जो है ये शेयरों के विनिवेश से है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर। उसके बाद देख लीजिएगा नरसिम्हन समिति का संबंध जो है ये किससे है, बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से है। केलकर समिति का कर से है और मल्होत्रा समिति का बीमा सुधार से है। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ पर मिला लेंगे, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया, तो फ्रेंड्स ये अपनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और सही आंसर इसमें से आपको चुनकर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि यह भारत सरकार के एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, बिल्कुल सही है, थिंक टैंक है। यह केंद्र और राज्य के बीच प्रासंगिक तकनीकी परामर्श प्रदान करता है, बिल्कुल यह प्रासंगिक तकनीकी प्रदान करता है। राष्ट्रीय हित में राज्यों को एक साथ लाने के लिए भारत सरकार के मंच के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आर्टिकल कौन सा है, 137 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 130 क्या है, तो देखिए 130 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके स्थान का उल्लेख किया गया है। 139 में क्या कहा गया है, तो कुछ रीट से संबंधित अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 138 जो है फ्रेंड्स यह जो है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि से संबंधित है। तो सबको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो देखिए जो हमारा अनुसूची है, अनुसूची 6 के अनुसार, अनुसूची 6 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आर्टिकल दिया गया और दूसरी तरफ वो संबंधित जो विषय है वो दिया गया। तो आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 75 में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। 155 में क्या है, तो राज्यपाल की नियुक्ति है। और 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, ठीक है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रम से है 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से सत्य जो नहीं है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बिल्कुल गलत है। देखिए कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में करवाया गया था, जिसमें कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करना था, ठीक है। तो ये गलत हो गया, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, अप्रत्यक्ष था, ठीक है फ्रेंड्स। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट को देखिएगा कि पूछा गया इसमें से सत्य नहीं है, तो ये जो है दोनों सत्य नहीं है, बाकी ये दोनों जो स्टेटमेंट दिया गया है सत्य है। तो 1 और 2 जो है सत्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है। तो समानता का अधिकार पूछा गया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स समानता का अधिकार जो है आपको पता होगा कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में है, 14 से लेकर के 18 तक में है, ठीक है। तो यहाँ पर 14, 15 और 16, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज का विषय कौन सा है। तो पंचायती राज का विषय जो है यह राज्य सूची पर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 40 आपने पढ़ा होगा, इसमें जो है आर्टिकल 40 जो है इसके अंतर्गत जो है जो पंचायती राज है इसके गठन का प्रावधान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करें तो देखिए ये जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है, छुआछूत का, ये आर्टिकल 17 में, और आर्टिकल 17 आपको पता है फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो ये नीति निर्देशक में नहीं आएगा। उसके बाद देखिएगा राज्य के पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य अथवा केंद्र शासित संघ बनाए थे। तो देखिए 1 नवंबर 1956 को भारत में टोटल जो है कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उस समय जो थे 14 राज्य और 6 संघ राज्य थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसके अध्यक्ष फजल अली थे, इनका नाम ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जाता है, फजल अली थे, ठीक है फ्रेंड्स,
वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप मुझे तुरंत अभी कमेंट करके बताइएगा, इग्नोर मत कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ये कौन सा विधेयक है? यह विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक, जिसको कि दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन विधेयक हो जाएगा। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? सामाजिक अधिनियम इसमें से जो है कौन सा नहीं है? तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 यानी कि मीसा जो है ये नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो आपको पता है 24 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय यानी कि फिजिकल विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो फिजिकल के लिए यानी कि वित्तीय के लिए यह जो है वित्त आयोग है। आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। वर्तमान में जो है 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। 49 नंबर देखिएगा कि श्वेत शंकु और निम्बू चिलिंग क्या है? श्वेत शंकु और निम्बू चिलिंग क्या है? तो फ्रेंड्स ये जो है क्या है? तो देखिए, लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर 144 मेगावाट की 144 मेगावाट की, ठीक है, 8 ध्यान रखेंगे 8 पनबिजली परियोजना प्रस्तावित है। तो ये प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है लद्दाख में। उसके बाद देखिएगा कि 21 जनवरी 2021 को सेंसेक्स किस ऐतिहासिक अंक को पार करने में सफल रहा था? तो ये जो अंक था ये क्या था फ्रेंड्स? ये था 50,000, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी किस देश में रहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह रिपोर्ट जनवरी 2021 में प्रकाशित किया गया था। भारत से बाहर जो टोटल भारतीय रहते हैं 18 मिलियन, यानी कि 18 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 1 करोड़ 80 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं फ्रेंड्स ये भारत से बाहर रहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा भारत से बाहर जो लोग रहते हैं वो रहते हैं कहाँ पे? तो संयुक्त अरब अमीरात में, उसके बाद अमेरिका में, उसके बाद सऊदी अरब में। तो संयुक्त अरब अमीरात करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये क्या है? विश्वजीत चटर्जी को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में PPP मॉडल पर के तहत देश में पहले एथेनॉल संयंत्र को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी है? 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था और ये पंजाब में है। राइट आंसर इसका जो है पंजाब हो जाएगा, ठीक है। पंजाब सरकार ने जो है यह पार्क जो है बनाए जाने की घोषणा की है। हाल ही में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी कि PCRA ने स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो यह अभियान का नाम जो है क्या है फ्रेंड्स? इस अभियान का नाम है सक्षम, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी चर्चा में रही है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसका स्थापना जो है 1974 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस शहर में है और इसमें टोटल 30 सदस्य देश हैं, ठीक है। तो यहाँ 42 लिखा हुआ है, ये गलत है। यह 42 सदस्य नहीं है, 30 सदस्य है। इसका स्थापना 1978 में नहीं 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल जो है सी कथन सही है। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में सरकार ने कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कोपरा क्या है? देखिए, कोपरा क्या है फ्रेंड्स? तो कोपरा जो है यह एक नकदी फसल या बागवानी फसल का उदाहरण है। कोपरा का उत्पादन में भारत पहला स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है? चाबहार बंदरगाह जो है यह किस खाड़ी में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह जो है ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है और यह ओमान के तट पर दक्षिणी पूर्वी स्थित ईरान में स्थित है, ठीक है, ओमान की खाड़ी के तट पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ओमान की खाड़ी हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो काजा क्लास जो है ये बनी है कहाँ की फ्रेंड्स? एस्टोनिया की।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड में 6 महीने के लिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून AFSPA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट्स, हिंदी में इसको सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको अस्फा कहा जाता है, जिसका कि मैंने फुल फॉर्म बताया है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहा गया कि अस्फा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सही को इसका बात करें तो करेक्ट जो है इसमें से क्या दिया गया है, 60 का सही आंसर जो दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी जो है 58 में जो है इसे पारित किया गया था, अधिनियमित किया गया था, मेघालय में लागू नहीं है, या अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किससे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो सुनीत शर्मा को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कब मनाया गया या प्रत्येक वर्ष किस दिन में मनाया जाता है। अभी हाल ही में इसको मनाया गया है, पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष ये किस दिन मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी के दिन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किस शहर में 24वें हुनर हाट आयोजित किया गया, तो 24वें हुनर हाट 20 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2021 के बीच लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका विषय याद रखेंगे, इसका विषय था वोकल फॉर लोकल। ठीक है, वोकल फॉर लोकल जो था इसका विषय था, राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हाल ही में तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास एमफेक्स, तीनों सेनाओं की, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनका जो है यह अभ्यास है एमफेक्स 21, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स कहाँ किया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो ये क्या किया जाएगा, केरल में, केरल में कहाँ किया जाएगा, केरल में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन इको फ्रेंडली शहर स्थापित करने की घोषणा की है, तो सही आंसर आपको बताना है, बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू के प्रसार को राज्य का आपदा घोषित कर दिया, तो ये कौन सा राज्य कर दिया था, केरल ने कर दिया था। उसके बाद देखिए खेल एवं युवा मंत्रालय के खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम दर्शाता है, तो आपको पता है प्रथम नियम जो है ये क्या दर्शाता है, जड़त्व को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा कि त्वरण कहा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसका जो है मात्रक होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित हैं, तो ये घटना है अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, और यह जो है इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। उसके बाद देखिएगा कि एक विद्युत बल्ब जो है 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है उस पर, जिस पर जो इसमें कितनी धारा होगी, तो आपने पढ़ा होगा P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। ठीक है, वोल्ट और I धारा है, तो V यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर V कितना दिया हुआ है आपको एक्चुअली निकालना क्या है, धारा निकालना, I निकालना, तो यहाँ I इक्वल टू लिख लीजिए, क्या हो जाएगा P अपॉन V। पावर दिया हुआ है कितना, 60 वाट, 60 वाट पावर है, वाट से डिनोट करते हैं पावर को, और वोल्टेज वोल्ट में 12 वोल्ट दिया गया, तो 12 25 60 यानी कि 5 एम्पियर की धारा, आपको पता होगा 5 एम्पियर की धारा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती यदि, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता का आकार बदल जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर dीजिए। देखिए चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो देखिए फ्रेंड्स पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है G कैपिटल M फिर स्मॉल m और R स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप जो है यहाँ पर द्रव्यमान लिखा गया 1/81, आप इसको लिख दीजिएगा, M क्या है, यहाँ चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/86 है। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा और यहाँ से आप इजीली निकाल लेंगे, तो ये F/81 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा परमाणु संख्या 55 वाला तत्व है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में आएगा,
तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। और ये जो मैं आएगा बता दूंगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लीजिएगा। और ये जो आएगा ये एस ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। 1s², 2s², 2p6, फिर 3s² 3p6, फिर 4s², 3d10, 4p6, 5, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए 1s², 2, इसका विन्यास मैं लिख रहा हूँ 2s², 2p6, ठीक है। उसके बाद 3s², 3p6, उसके बाद देख लीजिए 4s², 3d10, उसके बाद 4p6, 5s², ऊपर लिख देता हूँ, अब जगह नहीं बचा है, 4d10, 5p6 अब हो जाएगा, और यहाँ पर अब 6s1 हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था तो s1 में लिख दिया, s2 में फुल हो जाता है, ठीक है। इसमें जो s में 2 होता है मैक्सिमम, p में 6 होता है, तो आपको ये पता भी होगा। तो देखिए ये कहाँ जा रहा है, s ब्लॉक में जा रहा है। उसके बाद देखिए हैलाइड s का उदाहरण है, तो हैलाइड s का उदाहरण जो है इसमें से क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्रायोलाइट हो जाएगा, ठीक है। क्रायोलाइट, फ्लोस्पर, हॉर्न सिल्वर, ये सभी जो हैलाइड s के उदाहरण हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, तो ये नहीं बनता है C6H6, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। दो परमाणुओं के बीच की सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2 होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन जो है यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए पूछा गया है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, सेकंड में, ठीक है, सब में सेकंड में है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा फ्रेंड्स, समय पूछा गया तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दोनों की लंबाई को जोड़ दीजिए तो 800 और 100 कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। समय कितना, तो समय पूछा गया तो समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है। चाल यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, तो आप 30 को 5 बजे 18 कर दीजिएगा तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 100 बना लीजिए और इसको 9 बना लीजिए, 900 हो जाएगा ना, 25 चौका 100 हो जाएगा, 9 चौका 36, 36 तिरका कितना होता है 108 सेकंड हो जाएगा। फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर जल्द दे दूंगा, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आ जाइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 में, जीव में क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है, तो क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो अल्जाइमर मस्तिष्क को प्रभावित करता है, आपको याद भी होगा। उसके बाद देखिए किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है, तो ये है हमारा एड्रिनल हार्मोन, ठीक है। एड्रिनल हार्मोन जो है ये मेंडुला से स्रावित होता है, और देखिए यह जो है इसको उड़ो और लड़ो हार्मोन कहा जाता है। हृदय की गति जब एकाएक रुक जाती है तो उसी को यह पुनः से नियंत्रित करता है, उस गति को बढ़ाता है, तो राइट आंसर एड्रिनल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस रोग की एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, किस रोग को बना लीजिएगा, तो ये कौन सा रोग है फ्रेंड्स, ये रोग जो है ये है खसरा, ठीक है, ये वायरस से होता है, ध्यान रखेंगे। ये जो मिजल्स जो है ये किससे होता है, ये वायरस से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो 7 लिखी जाती है इस तरह से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, तो सही आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, जल का प्रकाश अपघटन। उसके बाद देखिएगा कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तो हल्दी जो प्राप्त होता है ये होता है तना से। उसके बाद देखिएगा रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो रेडियोधर्मी समस्थानिक है ये कोबाल्ट 60 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक फल है, फल जो है वास्तव में भिंडी एक फल है, ठीक है, तो भिंडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूल से यह विकसित होता है फल, इसमें स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये जो एंजाइम है यह एंजाइम है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये है क्रेब्स चक्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट क्या है,
तो हाइड्रोफाइट जो है एक जलीय पौधा है, जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त की अशुद्धियों को छानकर अलग कौन करता है? तो अलग करता है फ्रेंड्स गुर्दा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि रेडियो कार्बन डेटिंग खाली स्थान दिया गया है कि उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो ये की जाती है जीवाश्मों की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 99 देखिएगा कि पित्त, पित्त, ठीक है, पित्त जो है किससे स्रावित होता है? इसका आंसर आप अभी कमेंट करके बताइए। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर भी बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 100 नंबर की पन्ना एवं हीरा निर्मित होते हैं, तो ये होते हैं वेरिलियस एवं कार्बन से, वेरिलियस एवं कार्बन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस सेट मैं आपको एग्जाम तक आपके प्रोवाइड कराता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा।